सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो है स्पोकन इंग्लिश विथ सबटाइटल्स। तो आज हम फाइंडिंग नीमो, जो कि एक पिक्सर क्लासिक है, उसके मदद से इंग्लिश सीखेंगे। क्या आप भी इंग्लिश समझते तो है लेकिन बोल नहीं पाते, या फिर बोलते समय बार बार अटक जाते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम इंग्लिश सीखेंगे एक बिल्कुल नए और मज़ेदार तरीके से। आज हम सीखेंगे फाइंडिंग नीमो के छोटे छोटे सीन से, क्लिप से, जहां आपको मिलेंगे रियल लाइफ इंग्लिश, नेचुरल एक्सप्रेशंस और वो सेंटेंसेस जो लोग सच में बोलते हैं। आप बोरिंग ग्रामर रूल्स नहीं सीखेंगे, आप डायरेक्टली सुनकर और समझकर सीखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी फ्लुएंसी नेचुरली इंप्रूव होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल नेचुरल लगे तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। Did you die? Sorry, I was a little vague on the details. So where are you going? Well, you see, my son was taken. My son was taken away from me. No way. What happened? No, kids. I don't want to talk about it. Please. Well, okay. I live on this reef a long, long way from here. Oh boy, this is gonna be good, I can tell. And my son, Nemo, see, he was mad at me. And maybe he wouldn't have done it if I hadn't been so tough on him. I don't know. Anyway, he swam out in the open water to this boat, and when he was out there, these divers appeared, and I tried to stop them, but the boat was too fast. So we swam out in the ocean to follow We him. couldn't stop him. And then Nemo's dad, he swims out to the ocean, and they bump into three ferocious sharks. He scares away the sharks by blowing them up. Golly, that's amazing. And then dives thousands of feet straight down into the dock. It's like wicked dark down there. You can't see a thing. How's it going, Bob? And the only thing I can see down there is the knife in this big horrible creature with razor-sharp teeth. Nice penny, old man. And then he has to blast his way out of the Two little fish have been searching the ocean for days on the East Australian current. Which means that he may be on his way here right now. That should put him in Sydney Harbour in a matter of days. I mean, it sounds like this guy's going to stop at nothing till he finds his son. I sure hope he makes it. There's one dedicated fan. तो इस क्लिप में हम लोग जो पहला फ्रेज देखते हुए है, माई सन वॉज टेकन अवे फ्रॉम मी। तो माई सन वॉज टेकन अवे फ्रॉम मी का मतलब है कि मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया। You only came back because Helen was taken away from you. उसके बाद है रीफ। तो रीफ क्या होता है? तो समुद्र में, ओशंस में एक रेज्ड एरिया होता है लैंड का, और उस लैंड के एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कोरल्स और लैंड और रॉक्स का कुछ पोर्शन मौजूद होता है, जहाँ ओशियन में अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स ग्रो करते हैं, और एक तरह का एक कॉलोनी बन जाता है, वहाँ पर उनका एक सोसाइटी बन जाता है, जिसको हम लोग रीफ कहते हैं। इस वीडियो में, इस मूवी में जो रीफ का एग्जांपल दिया गया है वो मे बी ग्रेट बैरियर रीफ का है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका अंदाज़ा हम लोग इस बात से लगाते हैं कि इस क्लिप में हम लोगों को बहुत बार ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स सुनाई देता है। वहीं तुरंत बाद एक फ्रेज यूज़ होता है, अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर। इसका मतलब है यहाँ से बहुत दूर। उसके बाद में फ्रेज जो दिखाई पड़ता है हम लोगों को, ओ बॉय। इसका मीनिंग है, इसको दो तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको ओ बॉय जो ये एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग दो तरह की से यूज़ कर सकते हैं। एक एक्साइटमेंट के टाइम पर, और दूसरा अनॉय फील हो उस टाइम पर। तो एक्साइटमेंट, इस मूवी में जो ओ बॉय एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, ये एक्चुअली में एक इंटरजेक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक इंटरजेक्शन है, और यहाँ पर में ये एक्साइटमेंट की तरह यूज़ किया गया है। जब मार्लिन अपने बेटे के बारे में बताता है कि मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया, तो वहाँ पर में जो डोरी होती है और एक फिश, वो बोलती है कि ओ बॉय। मतलब दूसरा यूज़ है ओ बॉय का, अनॉयड फील कर रहे हैं जब हम, तो हम यूज़ कर सकते हैं ओ बॉय। जैसे कि हिंदी में अगर हम इसका ट्रांसलेशन जानना चाहें तो अरे यार अब क्या करें, इस तरह का जो मीनिंग होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओ बॉय। आगे आता है गोना बी। तो गोना बी क्या है? ये शॉर्ट एंड फॉर्म है गोइंग टू बी का। गोइंग
टू बी। गोइंग टू को हम लोग शॉर्ट में गोना बोलते हैं, वांट टू को इसी तरह से हम लोग शॉर्ट में वाना कहते हैं, बट ये इनफॉर्मल तरीका है, हम लोग राइटिंग्स में ईमेल्स वगैरह में वाना गोना यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी हम लोग स्पोकन इंग्लिश में बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, कैजुअली बात कर रहे हैं, तो गोइंग टू ना कह के गोना कह सकते हैं और वांट टू नहीं कह के वाना कह सकते हैं, बट फॉर्मल राइटिंग्स में ये नहीं चलता है। उसके बाद में यूज़ हुआ है फ्रेज मैड एट मी। तो जब कभी भी आप किसी पर व्हेन यू आर मैड एट समबडी, जब आप कभी भी किसी पर मैड हो तो इसका मतलब होता है कि यू आर एंग्री विथ समबडी, एंग्री विथ समवन। ठीक, तो यहाँ पर मैं मार्लिन बोलता है कि मेरा बेटा जो था वो ही वॉज मैड एट मी, मतलब वो मुझसे नाराज था, मुझसे गुस्सा था। I hate when she's mad at me. अच्छा, मैड एट में और एंग्री में हल्का सा का ये डिफरेंस है कि मैड जनरली नाराज वर्ड के लिए यूज़ होता है, मतलब कि गुस्सा तो है बट उतना स्ट्रिक्टली गुस्सा नहीं, बट एंग्री कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मार्लिन बोलता है कि मेरा बेटा मुझसे नाराज था, गुस्सा था, ही वॉज मैड एट मी। टफ ऑन समबडी या हार्ड ऑन समबडी का मीनिंग होता है कि आप किसी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, जैसे कि आप पेरेंट्स हो, आप गार्जियन हो और आप अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा टफ हो, बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करते हो, तो उसके लिए यूज़ होता है हार्ड ऑन या टफ ऑन। जैसे कि आई एम नेवर हार्ड ऑन चिल्ड्रन, मैं बच्चों पर स्ट्रिक्ट नहीं होता हूँ जनरली, ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। Well, she said you were a little tough on her, but her craft has never been better. इसका सेम हार्ड ऑन की जगह में हम लोग यूज़ कर सकते हैं टफ ऑन, दोनों सेम मीनिंग होगा। इसका अपोजिट हो सकता है ईजियर ऑन समबडी, ईजियर ऑन, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ईजियर ऑन, मतलब कि स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर रहे। इसके बाद एक्सप्रेशन यूज़ होता है इसी क्लिप में इन अ ईयर और टू। इन अ ईयर और टू का मीनिंग है कि 1-2 साल बाद, जैसे कि अगर मुझे कहना हो कि मैं 1-2 साल बाद दिल्ली जाऊंगा, तो आई विल गो टू दिल्ली इन अ ईयर और टू। ओके, उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फ्रेज आपके सामने में आता है, ये है वुडंट हैव डन इट। बट आप अगर क्लियरली वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपको ये वुडंट हैव डन इट इस तरह से साउंड नहीं करेगा, बल्कि ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा। एक बार देखना, वुडन नॉट डन इट, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टेड स्पीच। मतलब क्या रीज़न है कि जो इंग्लिश हम लोग आसानी से बोल भी पाते हैं ना किसी पॉइंट इन टाइम पर जा कर के, या हम लोग समझ भी पाते हैं, बट अगर वो नेटिव स्पीकर्स लोग बोलता है, जब वो फॉरेनर्स, अमेरिकन्स या ब्रिटिशर्स इंग्लिश वही उसी इंग्लिश को बोलते हैं, तो हम लोगों को समझने में काफ़ी परेशानी होता है, दिक्कत होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्लियरली कि वहाँ पर मैं क्या बोला जा रहा। रीज़न वही है कनेक्टेड स्पीच। वो लोग क्या करते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, मतलब कि जो अंग्रेज़ होते हैं, जो अमेरिकन्स होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वर्ड्स को तोड़कर मरोड़कर उन्हें मर्ज करके कुछ इस तरह से स्पेल करते हैं कि हम लोगों को वो समझने में दिक्कत होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गोइंग टू को हम लोग क्या कहते हैं, गोना कहते हैं, उसी तरह से वो एग्जाम्पल ये क्या हुआ कनेक्टेड स्पीच का। अब ये चीज़ को समझाने के लिए एक बार फिर से समझते हैं यहाँ ये इसका क्या मीनिंग है। जैसे अगर वुड नॉट कहना हो तो हम लोग शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, वुडंट कहते हैं, बट इतना तो हम लोग को समझ आता है। बट ये लोग नेटिव स्पीकर से इससे भी एक लेवल ऊपर का कनेक्शन करते हैं वर्ड्स के बीच में। कैसे, ये समझना। कभी भी अगर हमारे पास में, जैसे यहाँ पर मैं वर्ड्स फ्रेज को मैं एक बार पहले लिख लूँ, हाँ तो ये लिखा जा चुका। अब समझना क्या होता है, कभी भी इंग्लिश में इन के बाद अगर टी होता है ना, तो ये टी भी इन के बाद वाला टी भी इन में ही बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल पहले इसे समझते हैं। जैसे देखना, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं इंटरेस्टिंग, हम लोग क्या इसको बोलते हैं, इंटरेस्टिंग बोलते हैं, बट नेटिव स्पीकर्स इनको कनेक्टेड स्पीच की मदद से ऐसे बोलेंगे। इस एन के बाद में टी आने के चलते इस टी को भी एन में कन्वर्ट कर दिए और बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेगा और ये स्पेल होगा इनरेस्टिंग ऐसे। उसी तरह से यही इसी क्लिप में यूज़ होते हुए दिखिए डेंटिस्ट। तो इस यहाँ पर में भी आप देखो एन के बाद टी आया तो यहाँ पर टी क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा और ये बन जाएगा डेनिस्ट। जैसे कि है वर्ड वांटेड, हम लोग वांटेड बोलते हैं, बट ये लोग कैसे बोलेंगे, वांटेड, कुछ इस तरह से। तो ये है कनेक्टेड स्पीच में बहुत सारा चीज़ है, बट उनमें से जो एक अभी जो यहाँ पर मैं यूज़ होते हुए दिखाई पड़ रहा उसको मैं समझा रहा हूँ कि अब कभी भी अगर एन के बाद टी आए तो स्पेल ये एन की तरह ही होगा,
टी साइलेंट हो जाता है, सुनाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर वही लॉजिक देखो, यहाँ पर मैं वुड और नॉट मिलके शॉर्ट फॉर्म में वुडंट हो गया। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के चलते रिजल्ट ये हुआ कि ये एन और टी आपस में साथ में आ गए, यहाँ पर में दोनों एक साथ आ गए। और अभी मैंने आपको बताया कि एन के बाद टी आने से टी भी एन बन जाता है, मतलब ये कुछ इस तरह से हुआ कि ये वुडन टी जो था वो ना बन गया वुडन। ठीक है, अब समझना यहाँ पर आगे में है हैव, और हैव को भी ये नेटिव स्पीकर्स हैव का एच को भी बहुत बार उड़ा देते हैं, खास करके तब जब प्रोनाउन हो, जैसे कि आई हर्ड हिम स्क्रीमिंग, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना। यहाँ पर आप देखना हिम यूज हो रहा। अब जब कभी भी अगर खास करके प्रोनाउन होता है ना, तो उस प्रोनाउन का पहला एच साइलेंट हो जाता है। नेटिव स्पीकर्स कनेक्टेड स्पीच में उसको साइलेंट कर देते हैं और इसको ऐसे स्पेल करेंगे, आई हर्ड हिम स्क्रीमिंग। अब ये आई हर्ड हिम नहीं बल्कि आई हर्ड हिम स्क्रीमिंग ऐसे स्पेल किया जाएगा, ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा। सेम लॉजिक से यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर में एच जो है वुडंट हैव में ये एच साइलेंट हो गया और ये एच हैव की जगह अब बन गया, और अब ये पीछे वाले एन से जुट गया। पीछे जो ये एन था, जो टी एन बन चुका था, उससे जुट गया और ये उडन नव इस तरह से स्पेल हुआ। और आगे में है डन इट, तो ये डन इट भी कनेक्टेड स्पीच में ये डन इट ऐसे स्पेल होता है। तो आपके पास में ये एक नया एक्सप्रेशन सामने में आया है, उडन नव डन इट। इसी को और तेज़ी से अगर हम लोग स्पेल करने की कोशिश करें तो एग्जैक्ट वही उसी तरह से स्पेल होगा जैसे इस वीडियो में यूज हुआ है। At me. And maybe he wouldn't have done it if I hadn't been so tough on him. अब आपके पास आगे में एक वर्ब आया है स्विम, और उसका अगर वर्ब फॉर्म्स मैं आपको बताना चाहूँ तो उसका तीनों फॉर्म होता है स्विम, स्वैम और थर्ड फॉर्म होता है स्वम। उसके बाद ओपन वाटर। ओपन वाटर का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ओशंस में यहाँ एक लैंड का एक पोर्शन है अंदर में, इस ओशन के अंदर में एक लैंड का एक पोर्शन है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रिफ कह रहे हैं। और यहीं पर में क्या है कि बहुत सारा तरह का प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहीं पर वो कौन है, मार्लिन और डोरी भी है, वो फिश भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मार्लिन अपने बेटे को डांट देता है, गुस्सा हो जाता है उस पर, तो नीमो जो कि उसका बेटा है वो इस तरफ तैरते हुए चला जाता है, इस एरिया में, इस रीजन में जहाँ पर में कोई लैंड या कोई टेरेन नहीं है, ओपन वाटर है, मतलब कि वहाँ बस डीप वाटर और कुछ भी नहीं है, और इसी को मैं कहा जा रहा ओपन वाटर। तो ये है दे कुडंट स्टॉप हिम। इसका क्या मीनिंग है, इसका लॉन्ग फॉर्म है दे कुड नॉट स्टॉप देम। अब यहाँ समझो कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया कुडंट में, और यहाँ पर स्टॉप देम जो है ऑफन क्या होता है, ईएम में कन्वर्ट हो जाता है कनेक्टेड स्पीच में, और ये बन गया दे कुडंट स्टॉप हिम। उसके तुरंत बाद आप लोगों को एक वर्ड यूज होते हुए दिखा यहाँ पर में, वो वर्ड है डाइवर। डाइवर का क्या मीनिंग होता है कि जो लोग तैराकी करते हैं, तैरते हैं एज ए स्पोर्ट और प्रोफेशन, उन लोग को हम डाइवर कहते हैं। और यूजुअली उनके पास में ना पूरा एक स्क्यूबा इक्विपमेंट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और हाई प्रेशर, जो नीचे अगर पानी में जाओगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो बॉडी कहीं हाई प्रेशर को झेल पाए, इसके लिए एक तरह का ड्रेस भी आता है। तो ये पूरा इक्विपमेंट के साथ जब वो लोग पानी के अंदर जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यूबा डाइवर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके पास देखना एक फ्रेज यूज हुआ है बम्प इनटू। बम्प इनटू का क्या मीनिंग है, इसका दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है टकराना, जैसे कि आप मान लो कि दौड़ते हुए जा रहे हो और अचानक किसी से टकरा गए, तो ये एक तो मीनिंग हो गया बम्प इनटू का। ठीक है, और दूसरा मीनिंग होता है अचानक से मिल जाना। यहाँ पर में जो यूज़ हुआ है मूवी में वो टकराना वाला मीनिंग है, बम्प इनटू का मीनिंग, कि जब यहाँ पर ये मार्लिन और डोरी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और वहाँ पर में ये फ्रेज यूज हुआ है बम्प इनटू। An enormous number of people actually bump into their future spouses at weddings, which is interesting. बम्प इनटू का दूसरा मीनिंग है कि अचानक से एक्सीडेंटली कहीं मिल जाना, जैसे कि मान लो कि आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड था स्कूल के टाइम का, और अचानक से किसी दिन किसी मार्केट में आप उसको अचानक से मिल गए, तो आप कह सकते हो टुडे आई बम्प्ड इनटू माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड। आज मैं अचानक से अपने एक पुराने स्कूल फ्रेंड से मिल गया। नेक्स्ट वर्ड जो आपके पास यहाँ है वो है फेरोशियस।
शस। स्पेलिंग आप अगर देखना और अगर प्रोनाउंसिएशन हम लोग प्रोनाउंसिएशन देखें तो हम लोग इसको जनरली फेरोसियस कह देते हैं, बट ये एक्चुअली में है फेरोशस। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी भी आई या ओ यू एस एंडिंग वर्ड्स जो होता है उनका प्रोनाउंसिएशन होता है सिंपल यू एस अस, ठीक है। तो यहाँ पर में भी फेरोसियस नहीं बल्कि फेरोशस स्पेल किया जाएगा। सिमिलरली अगर एक वर्ड है जैसे करे, हम लोग इसको करेजियस बोलते हैं, एक्चुअली में ये है करेजस, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, मिस्चीवस जैसे अगला एग्जांपल हो गया। आगे में जो फ्रेज यूज होता है वो है स्केयर देम ऑफ। इसको आप शॉर्ट में जैसे मैंने बताया स्कैरम ऑफ कह सकते हो, ठीक है। स्कैरम शॉर्ट फॉर्म में देम को ईएम से हम लोग लिख दिए। इसका मतलब होता है डरा कर भगा देना, किसी को डरा करके भगा देना। ब्लो अप का मीनिंग होता है ब्लास्ट कर देना, एक्सप्लोड कर देना किसी चीज़ को। जैसे कि इस मूवी में मार्लिन और डोरी को जब शार्क पीछा कर रहा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, एक अंदर में कुछ एक्सप्लोसिव होता है जिसको ब्लास्ट कर देते हैं और उन शार्क से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। आगे में फ्रेज यूज़ हुआ है विकेट डार्क। विकेट डार्क का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा अंधेरा, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा अंधेरा वर्ड के लिए। क्योंकि वो लोग जब खो जाते हैं नीचे में, मार्लिन और डोरी शार्क से बचते हुए, तो वो लोग बहुत डाउन चले जाते हैं वाटर में, ओपन वाटर में। तो वहाँ पर में लाइट भी इंटर नहीं कर सकता है सरफेस के उतने नीचे में, तो वहाँ बहुत डार्क होता है और उसके लिए यूज़ हो रहा है विकेट डार्क। उसके बाद अब देखना आगे में जो फ्रेज़ है वह है रेज़र शार्प। रेज़र शार्प का मतलब होता है ब्लेड की तरह शार्प, इतना ज़्यादा शार्प, जितना ज़्यादा शार्प एक रेज़र होता है उतना शार्प। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि द फिश हैज़ रेज़र शार्प टीथ। मान लो कुछ ऐसा शिप है, कुछ ऐसा फिश है जिसका टीथ है रेज़र की तरह शार्प, तो हम लोग कह सकते हैं द फिश हैज़ रेज़र शार्प टीथ, रेज़र की तरह शार्प टीथ, ठीक है। ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव का एग्जांपल हो गया, दो वर्ड मिलके एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। और नाउन है ये टीथ, तो टीथ नाउन से पहले यूज हुआ है तो ये बन गया क्या, एडजेक्टिव। You agree that the point and the cutting edge are razor sharp. इसके बाद में जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर में फ्रेज हुआ है ओशियन करंट। करंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहाव, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलते हैं, तो करंट वहाँ पर में क्या है, चार्ज का फ्लो है, तो चार्ज का करंट है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है। उसी तरह से अगर वाटर का फ्लो होता है जो कि होता है ओशंस के अंदर में, तो हम लोग कहते हैं उसको ओशन करंट। मूवी में आप लोग देख सकते हो कि इस मूवी में ओशन के अंदर में एक बहुत ही बड़ा टनल बना है, वाटर का टनल के रूप में यहाँ दिखाया गया है। वाटर फ्लो करता है एक टनल के शेप में, उसी को कहा जा रहा है यहाँ पर में ओशन करंट। ओशन करंट। तो जब मार्लिन अपने बेटे नीमो को ढूंढने के लिए निकलता है तो उसको बताया जाता है कि टनल से हो करके जाना, ठीक है। गो थ्रू द टनल यूज़ किया गया है वहाँ पर में, गो थ्रू द टनल, गो थ्रू द गो थ्रू द करंट एंड नॉट ओवर इट। इसका मीनिंग है कि टनल के अंदर में चले जाना, उससे होकर के जाना, क्योंकि पूरा रफ्तार जो फ्लो है, जो स्पीड है वाटर को टनल के अंदर में है, इस करंट के अंदर में, इसलिए इससे होकर के, इसके अंदर से होकर के जाना। नॉट ओवर इट मतलब इसके ऊपर ऊपर मत जाना, ठीक। तो दो वर्ड है, यही डिफरेंस है ओवर में, गो ओवर में और गो थ्रू में। अगर आप मान लो कि यहाँ पर में एक ब्रिज है और नीचे में ऑब्वियसली रिवर है और ये ब्रिज है ऊपर में, तो जब आप उस ब्रिज में चलते हुए जा रहे हो, ठीक है, तो आप कहोगे कि आई एम गोइंग ओवर द ब्रिज, आई एम गोइंग ओवर द ब्रिज। लेकिन अगर आप मान लो कि एक टनल है, सुरंग है जिसके अंदर अंदर जा रहे हो, तो एक्चुअली में आप उस सुरंग के बीचों बीच अंदर से हो करके जा रहे हो, तो वहाँ पर आप कहोगे कि आई एम गोइंग थ्रू द टनल। ये डिफरेंस है दोनों में। तो आगे में यूज हुआ है अ मैटर ऑफ। अ मैटर ऑफ का मतलब होता है ओनली और जस्ट, ठीक। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे कि मान लो कि द बिल्डिंग इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स द बिल्डिंग वाज ऑन फायर। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स द बिल्डिंग वाज ऑन फायर। तो
इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स या इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, दोनों का सेम मीनिंग है। अगला वर्ड आपके पास में हार्बर। हार्बर का मीनिंग है कि वो प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पर में बोट्स को डॉक किया जाता है, रोका जाता है, वहाँ पर वो जैसे इस मूवी में जो हार्बर है जिसका नाम लिया गया है वो है सिडनी हार्बर। सिडनी में जो हार्बर है उसका नाम लिया गया है, ठीक है। जैसे कि और एक फेमस हार्बर का नाम आपको पता होगा, पर्ल हार्बर, जहाँ पर में जापान अटैक कर दिया था यूएसए का और उसके बाद उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया। एनीवे, उसके बाद में है जो फ्रेज वो है स्टॉप एट नथिंग। स्टॉप एट नथिंग का मीनिंग है कि कहीं नहीं रुकेगा, स्टॉप एट नथिंग। जैसे कि एग्जांपल, ही विल स्टॉप एट नथिंग टू सेव द प्रिंसेस। वो प्रिंसेस को बचाने के लिए कहीं भी नहीं रुकेगा, वो उसको बचा करके ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद है फ्रेज मेक इट। मेक इट का दो मीनिंग होता है जनरली, बहुत सारे मीनिंग, यहाँ पर मैं दो मीनिंग। पहला मीनिंग है कि अगर आप किसी काम को करने में सक्सेसफुल हो गए हो या किसी बहुत ही बुरे सिचुएशन में सरवाइव कर गए हो तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो मेक इट। और दूसरा मीनिंग है कि इफ़ यू मेक इट समवेयर, अगर आप कहीं किसी जगह पर में यूज़ कर रहे हो, जैसे कि इफ़ यू मेक इट समवेयर, तो इसका मीनिंग है कि यू सक्सेड इन गेटिंग देयर, कि आप वहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए। जैसे कि अगर मैं यहाँ सेंटेंस आपके पास में लिखूँ कि वी विल नेवर मेक इट टू द टॉप, हम लोग कभी टॉप पर नहीं जा पाएंगे। वी विल नेवर मेक इट टू द टॉप। मान लो कि यहाँ पर में एक माउंटेन है और यहाँ ये टॉप का पोर्शन है और हम लोग नीचे में और हम लोगों को ऊपर जाने का है यहाँ पर में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वी विल नेवर मेक इट टू द टॉप, हम लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो मेक इट का मीनिंग होता है कहीं जा पाना, जा पाने में सक्सेसफुल होना या किसी बहुत डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करने में सक्सेसफुल होना।